औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम। जो सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं वो गायनोकोलॉजी ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनोकोलॉजी चैप्टर 8 और जो टॉपिक है हमारा वो फिजियोलॉजिकल स्केलेटल चेंजेस हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। एक्चुअली हम डिफरेंट सिस्टम्स को देखेंगे कि कौन कौन से सिस्टम के अंदर क्या क्या चेंजेस आ रही हैं, तो इसको एक क्विक से ओवरव्यू लेने की कोशिश करेंगे, इसको समझने की कोशिश करेंगे। शुरू में सिर्फ वैल्यूज़ हैं, डिजिट्स हैं, ये हमने खुद याद करनी है। अभी सिर्फ रीड आउट कर देती हूँ, आगे बातें हैं कुछ पढ़ने वाली। प्रेगनेंसी वेट गेन के बारे में लिखा हुआ है। ज़ाहिर सी बात है कि फ़ीटस का एक अपना वेट होता है, जो प्लेसेंटा है उसका अपना वेट होगा, एमनियोटिक फ्लूइड है जो बेबी के अराउंड होता है उसका अपना वेट होता है, यूट्रस हैवी हो जाती है, ब्रेस्ट का वेट ज़्यादा हो जाता है। ब्लड एंड फ्लूइड के बारे में बात करेंगे कि ब्लड वॉल्यूम ज़्यादा हो जाते हैं द फ्लूइड, मसल्स एंड फैट, और इन सब का जो टोटल बॉडी वेट है वो थोड़ा ज़्यादा हो जाता है 9 से 14 kg, 14.5, तो इतना ज़्यादा हो जाता है। वो हम देख लेते हैं कि अमाउंट ऑफ द वेट गेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इन किलोमीटर्स इज एज फॉलोज। फीटस इज़ 3.36 to 3.88। तो ये वैल्यू हमने याद करनी है कि 3.36 से 3.88 वैल्यू हो जाती है। फीटस का वज़न इतना ज़्यादा हो जाता है। प्लेसेंटा की उसने बता दिया 0.48 से 0.72, ठीक है, 0.48 से 0.72 इस तरह कर लें याद करने के लिए। एमनियोटिक फ्लूइड फिर 0.72 से, जो प्लेसेंटा जहाँ पे ख़त्म हो रहा है इसका यहाँ पे शुरू हो रहा है 0.72 से 0.97। यूट्रस एंड ब्रेस्ट का वज़न कितना हो जाता है, वेट 2.42 से 2.66, ठीक है, 2.42 से 2.66 kg हो जाता है, ये किलोग्राम्स में है। और ब्लड एंड फ्लूइड कितना हो जाता है 1.94 से 3.99। जो ब्लड है और फ्लूइड है वो 1.94 से 3.99 हो जाता है। और मसल और फैट 0.48 से 2.91। और इसी तरह टोटल बॉडी वेट जब मिलाकर देखते हैं तो वो 9.70 से 14.55 हो जाता है। ये वेट्स खुद याद करने हैं, वो केजीज़ में थे, और ग्राम्स के अंदर भी याद करना ज़रूरी है। ऊपर हमने जो डिफरेंट देखा था, ऊपर हमने ब्रेस्ट का बताया है 2.42 बताया और 2.66 बता दिया है, लेकिन इधर ग्राम्स में थोड़ा फिर इजी है, 500 से 800 हो रहा है, ठीक है। ब्रेस्ट का कितना वेट हो गया, 500 से 800 हमने बता दिया। यूट्रस का 1000 बता दिया। प्लेसेंटा का 600। जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है वो 800 हो जाता है, 800 ग्राम हो जाता है एमनियोटिक फ्लूइड। और जो बेबी का होता है वो 3300 हो जाता है, ठीक है, 3300। और फैट का बता रहे हैं 4000 हो जाता है, 4000 ग्राम फैट का सबसे ज़्यादा उन्होंने बता दिया कि इतना होता है, 4000 में चला जाता है। और जो एक्स्ट्रा सेलुलर है वो 3000 हो जाता है। अब हम मेन टॉपिक पे आ जाते हैं कि इन सिस्टम्स के अंदर क्या क्या चेंजेस आएंगी। पैल्विक विजरा में यूट्रस भी होता है। फिर हमने फेशिया देखना है और लिगामेंट्स देखना है। तो जो यूट्रस है वो इंक्रीज़ हो जाती है फ्रॉम द प्री प्रेगनेंट साइज़ ऑफ 5/10 सेंटीमीटर। यूट्रस आपको पता है वूम्ब होती है, ठीक है, उसका उन्होंने बताया। हाँ जी, हम पढ़ रहे थे कि उसका जो पहले साइज़ था वो 5/10 सेंटीमीटर था और अब वो 25/36 हो गया है। 5 तो 25 तो मतलब 5 टाइम्स ज़्यादा हो गया, 5 to 6 टाइम उन्होंने आगे यही लिख दिया कि पहले 5 to 10 सेंटीमीटर था, अब वो 25 से 36 सेंटीमीटर हो गया और 5 to 6 टाइम्स इंक्रीज़ हो गया। इसी तरह 3000 to 4000 टाइम्स इन द कैपेसिटी। यूट्रस की कैपेसिटी, वेट तो चलो ज़्यादा हो ही गया और उसका साइज़ भी चलो बड़ा हो ही गया, साइज़ भी ज़्यादा हो गया, लेकिन उसकी जो कैपेसिटी है वो भी ज़्यादा हो गई है, 3000 to 4000 टाइम्स ज़्यादा हो गया एंड 20 टाइम्स इन द वेट। और उसका जो वज़न है, उसका जो वेट है वो 20 टाइम्स ज़्यादा हो जाता है बाय द एंड ऑफ द प्रेगनेंसी। तो ये चेंजेस हमने यूट्रस के अंदर देख ली, 5/10 से 25/36 एंड 3000 to 4000 कैपेसिटी फॉर 20 टाइम्स इंक्रीज इन द वेट। ये सब चीज़ें हमने देख ली। फिर बाय द एंड ऑफ द प्रेगनेंसी ईच मसल सेल इन द यूट्रस हैज़ इंक्रीज्ड। तो जो भी मसल सेल होता है वो भी इंक्रीज़ हो जाता है 10 टाइम्स इट्स लेंथ। तो एट द एंड ऑफ प्रेगनेंसी देखा जाए ना, तो वो उन्होंने हमें बता दिया है कि उसकी जो लेंथ है वो 10 गुना ज़्यादा हुई होती है। हर मसल, जिसके अंदर मसल्स हैं, मायोमीट्रियम है, ठीक है, तो वो 10 टाइम्स इंक्रीज़ हुई होती है। वंस द यूट्रस एक्सपैंड्स इट बिकम्स एब्डोमिनल ऑर्गन। क्योंकि अब वो एक्सपैंड कर रही है, अब वो ऊपर की तरफ जाई जा रही है, तो वो एक एब्डोमिनल ऑर्गन बन जाती है। पहले वो पल्विक ऑर्गन थी, अब वो एब्डोमिनल ऑर्गन बन जाएगी। और फिर यूट्रोसैक्रल लिगामेंट याद रखना है कि जो यूट्रोसैक्रल लिगामेंट है
वो प्रोवाइड सस्पेंसरी सपोर्ट फॉर द यूट्रस। सस्पेंशन यही होता है ना, किसी चीज़ को हैंग करके रखना। तो यूट्रोसैक्रल लिगामेंट इज़ प्रोवाइडिंग द सस्पेंसरी सपोर्ट फॉर द यूट्रस। ठीक है, तो ये तो हमने पेल्विक विजरा देख लिया और उसके अंदर देख ली लिगामेंट। एट द एंड हमने बता दिया जी यूट्रोसैक्रल लिगामेंट था और मसल्स की वो लेंथ इंक्रीज़ हो गई थी। अब यूरिनरी सिस्टम के अंदर क्या चेंजेस आ रही हैं, तो किडनी इंक्रीज इन लेंथ बाय 1 सेंटीमीटर। देखो प्रेगनेंसी के दौरान किडनी के ऊपर भी वर्कलोड ज़्यादा आ रहा है, ब्लड वॉल्यूम ज़्यादा हो गई, उसको फिल्टर ज़्यादा करना है, यूरिनेशन का प्रोसेस ज़्यादा हो रहा है। तो ठीक है, तो किडनी इंक्रीज इन लेंथ बाय 1 सेंटीमीटर, तो किडनी भी बढ़ जाती है। ये यूरिनरी सिस्टम की आगे बात कर रहे हैं। द यूरेटर एंटर द ब्लैडर एट द परपेंडिकुलर एंगल बिकॉज ऑफ द यूट्राइन एनलार्जमेंट। क्योंकि यूट्राइन एनलार्जमेंट हो गई, यूट्रस क्योंकि बड़ी हो गई है, तो जो यूरेटर था अब वो ना थोड़ा सा ब्लैडर के अंदर दाखिल हो जाता है। यूरेटर ना ब्लैडर के अंदर दाखिल हो गया, वो भी 90 डिग्री के एंगल के ऊपर। अब ब्लैडर के अंदर तो यूरिन होता है, तो इसलिए उसने बता दिया दिस काज द यूरिन टू फ्लो इन अ बैक इनटू द यूरेटर। तो इस तरह जो यूरिन होगा वो यूरेटर के अंदर जा सकता है। सो चांस ऑफ डेवलपिंग यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन बिकॉज ऑफ यूरिनरी स्ट्रेसेस। तो इस तरह इन्फेक्शन, अब देखो कि यूरिन होता है ब्लैडर के अंदर और वहाँ से उसने एक्सक्रीट होना चाहिए, अब यूरेटर भी अंदर दाखिल हो गया हुआ है, तो अब वो थोड़ा बैक फ्लो कर सकता है। थोड़ी देर के लिए यूरेटर के अंदर जब यूरिन रहेगा तो उधर इन्फेक्शन हो सकता है, यूरिनरी स्ट्रेसेस रहेगी उधर उधर, तो फिर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के चांसेस हो सकते हैं। तो यही हमने यूरिनरी सिस्टम में देख लिया। हमने किडनी को देखा कि 1/1 सेंटीमीटर इंक्रीज़ हो गई थी और हमने यूरेटर और ब्लैडर की वो जो कहानी थी वो बता दी। अब बचा था पल्मोनरी सिस्टम, लंग्स के अंदर क्या हो रहा होता है, लंग्स की भी बात कर लेते हैं। एडीमा एंड टिश्यू कंजेशन ऑफ द अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट अकर्स इन द अर्ली प्रेगनेंसी। एडीमा हो जाता है और ना जो टिश्यू कंजेशन हो जाती है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर अर्ली इन द प्रेगनेंसी, मतलब थोड़ा बहुत अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट प्रॉब्लम आ रही है, उधर टिश्यू कंजेशन हो गई है। चेंजेस इन रिप पोजीशन इंक्रीजेस सब कोस्टल एंगल एंटीरियर पोस्टीरियर। हाँ जी, हम चेंजेस इन रिप पोजीशन की बात कर रहे थे। ऊपर हमने कंजेशन वगैरह की बात की कि वो हो जाता है, जैसे कि ब्लॉकेज हो जाती है, एयर फ्लो में रिस्ट्रिक्शन हो जाती है, जिसे नाक बंद वगैरह कह सकते हैं। उस टाइप की चीज़ें हमने देखी कि वो अर्ली प्रेगनेंसीज में ये चीज़ हो सकती है। इसके अलावा जो रिप पोजीशन थी वो क्यों इंक्रीज़ हो गई है, और उसने इंक्रीज़ कर दी सब कोस्टल एंगल को। रिप पोजीशन चेंज हुई क्योंकि डायफ्राम थोड़ा अपनी जगह से हिल रहा है, यूट्रस थोड़ी ऊपर आई है अपनी जगह से, हर जगह पे थोड़ी बहुत चेंजेस आ रही हैं, तो इसका जो एंगल होगा जो सब कोस्टल एंगल है वो भी इंक्रीज़ हो गया इस वजह से। और एंटीरियर पोस्टीरियर जो ट्रांसवर्स चेस्ट डायामीटर होता है ना वो भी इंक्रीज़ हो जाएगा। इसलिए एंटीरियर पोस्टीरियरली जब डायमीटर चेक करेंगे या उसका ट्रांसवर्स डायमीटर चेक करोगे चेस्ट का, तो वो भी 2 सेंटीमीटर इंक्रीज़ हुआ होगा। यहाँ पे 2 मीटर नहीं है बल्कि 2 सेंटीमीटर है। फिर टोटल चेस्ट सर्कमफेरेंस इंक्रीजेज बाय 5 to 7 सेंटीमीटर, और जो टोटल चेस्ट सर्कमफेरेंस है वो भी इंक्रीज़ हो जाएगी, वो भी 5 to 7 सेंटीमीटर। चेस्ट सर्कमफेरेंस के अंदर भी इंक्रीज़ आ गया है, डायमीटर 2 सेंटीमीटर ज़्यादा हो गया था, जो सर्कमफेरेंस थी वो इंक्रीज़ हो गई है 5 to 7 में सेंटीमीटर। डायफ्राम एलिवेट हो गया है 4 सेंटीमीटर। तो ये सारी वैल्यूज़ पता होनी चाहिए कि 2 सेंटीमीटर क्या चीज़ ज़्यादा हो रही है और 5 से 7 सेंटीमीटर क्या हो रहा है, और 4 सेंटीमीटर डायफ्राम हो गया। देयर इज़ इंक्रीज इन ऑक्सीजन कंजम्पशन टू मीट द इंक्रीज ऑक्सीजन डिमांड्स ऑफ प्रेगनेंसी। तो यही है कि ऑक्सीजन कंजम्पशन ज़्यादा हो गई है, ज़्यादा ऑक्सीजन यूज़ हो रही है, क्योंकि डिमांड्स ज़्यादा, डिमांड बॉडी ज़्यादा डिमांड कर रही है उसको ऑक्सीजन मिले उसके सेल्स को। और डिस्निया इज़ कॉमन विद माइल्ड एक्सरसाइज बाय 20 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी। तो यही लिखा हुआ है कि जब 20 वीक्स आ जाते हैं प्रेगनेंसी के, तब थोड़ी सी भी एक्सरसाइज करें तो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ का इशू आ सकता है। ये 20 वीक्स में उसने हमें बताया। फिर उसके बाद आ जाता है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में। हमने देख लिया लंग्स के अंदर, एक दफ़ा दोबारा से ओवरव्यू देख लेते हैं कि हमने देखा कि एडिमा आ सकता है, टिश्यू कंजेशन आ सकते हैं अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर। फिर हमने रिप पोजीशन के अंदर चेंजेस देखी, जब रिप पोजीशन थोड़ी सी चेंज हुई है तो सब कोस्टल एंगल जो था वो इंक्रीज़ हो गया है, और जो डायमीटर था ट्रांसवर्स और एंटीरियर पोस्टीरियर वो 2 सेंटीमीटर ज़्यादा हो गया था। टोटल सर्कमफेरेंस क्या थी 5 to 7 सेंटीमीटर ज़्यादा हो गई थी, और जो एलिवेशन हुई थी डायफ्राम थोड़ा सा ऊपर आ गया था वो 4 सेंटीमीटर था। ये सब चीज़ें चेंजेस आ रही होती हैं प्रेगनेंसी में। फिर ऑक्सीजन कंजम्पशन ज़्यादा हो गई थी और डिस्निया हो जाता है जी थोड़ी सी भी एक्सरसाइज करने पे। फिर कार्डियोवास्कुलर सिस्टम देख लेते हैं जी। ब्लड वॉल्यूम इंक्रीजेज बाय द 2 लीटर्स ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। जो ब्लड वॉल्यूम होता है बॉडी के अंदर वो 2 लीटर ज़्यादा हो जाता है प्रेगनेंसी के दौरान। विल कम बैक टू नॉर्मल बाय 6 to 8 वीक्स आफ्टर डिलीवरी, और 6 से 8 हफ्ते के बाद वो नॉर्मल बैक आ जाता है। फिर लिखा हुआ प्लाज्मा वॉल्यूम इंक्रीजेज दैन
आरबीसीज, तो जो प्लाज्मा आरबीसीज इतने ज़्यादा नहीं हो रहे होते, रेड ब्लड सेल्स ज़्यादा कोई नहीं हो रहे, जबकि प्लाज्मा वॉल्यूम ज़्यादा हो गया, जिसकी वजह से फिजियोलॉजिकल अनीमिया, एक नॉर्मल अनीमिया होता है, ठीक है। प्रेग्नेंट फीमेल में अनीमिया का हो जाना एक नॉर्मल चीज़ है, क्योंकि उनके प्लाज्मा सेल ज़्यादा हो गए हैं, रेड ब्लड सेल्स ज़्यादा नहीं हो रहे। इससे फिर उनको सिग्नल जाता है, उनके हार्मोन स्टिमुलेट हो जाते हैं टू मीट ऑक्सीजन डिमांड्स, ठीक है, कि वो ऑक्सीजन की डिमांड को पूरा करें। तो ये दिस टू बिकॉज ऑफ हार्मोनल स्टिमुलेशन आती है कि वो ऑक्सीजन डिमांड्स पूरी करें। फिर वेनस प्रेशर इन द लोअर एक्सट्रीमिटी इंक्रीजेस वन स्टैंडिंग एज अ रिजल्ट ऑफ इंक्रीज्ड यूट्राइन साइज। तो फिर जो वेनस प्रेशर है, जो वेन्स को जो प्रेशर लग रहा होता है, वेन्स कैरी ब्लड टुवर्ड्स द हार्ट और वो सारा कुछ होता है। फिर जो वेन्स का प्रेशर है वो लोअर एक्सट्रीमिटी में वो भी थोड़ा इंक्रीज़ हो जाता है जब फीमेल खड़ी होती है। क्यों? क्योंकि यूट्रस का साइज़ भी बढ़ गया अब। इसी तरह जो प्रेशर होता है जी वेना कैवा, इंफीरियर वेना कैवा के अंदर, वो इंक्रीज़ हो जाता है इन द लास्ट ट्राइमेस्टर इन द स्पाइन पोजीशन। अगर फीमेल सीधा लेटी हुई है, इसलिए मना किया जाता है लास्ट ट्राइमेस्टर अगर आ गया तो सीधा मत लेटा करें, करवट लेकर लेटा करें, ठीक है। राइट साइड पे करवट लेना लेटी जाती है और ये एक सुन्नत भी है, और इससे राइट साइड पे जो इन्फीरियर वेना कैवा है या एओर्टा है उसके ऊपर वज़न नहीं पड़ता ना। तो यही लिखा हुआ है, जो इन्फीरियर वेना कैवा पे है वो लास्ट ट्राइमेस्टर में वज़न पड़ रहा होता है अगर वो स्पाइन पोजीशन में लेटे, बिकॉज ऑफ द कंप्रेशन ऑफ द यूट्रस उस पर कंप्रेशन डालती है, एओर्टा कंप्रेस हो जाती है स्पाइन पोजीशन के अंदर। फिर लिखा हुआ है कि हार्ट साइज इंक्रीजेज एंड हार्ट इज़ एलिवेटेड बिकॉज ऑफ मूवमेंट ऑफ डायफ्राम। हार्ट साइज़ भी थोड़ा इंक्रीज़ हो जाता है क्योंकि ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज़ होगी, हार्ट भी थोड़ा सा बढ़ जाता है और थोड़ा सा एलिवेट भी हो जाता है। क्यों? क्योंकि डायफ्राम थोड़ा ऊपर हुआ है तो थोड़ा हार्ट भी थोड़ा सा एलिवेट कर जाता है। तो ये सब चीज़ें नॉर्मली हो रही होती हैं। हार्ट रेट इंक्रीज 10 to 20 बीट्स पर मिनट, जो उसकी नॉर्मल बीट्स थी 100 बीट्स थी, जितनी भी बीट्स थी नॉर्मल, उसमें 10 से 20 का इजाफा हो जाता है बाय 9 मंथ्स के अंदर। एंड रिटर्न टू द नॉर्मल बाय द 6 वीक्स आफ्टर डिलीवरी। फिर 2 महीनों के अंदर वो चीज़ दोबारा नॉर्मल हो जाती है, जो 10 से 20 को ना उसकी ज़्यादा हुई थी बीट्स, वो वापस आ जाती हैं। और कार्डियक आउटपुट इंक्रीजेज इन द लेफ्ट साइड लाइंग पोजीशन। वैसे एक्चुअली यहाँ पे राइट आना चाहिए, ठीक है, लेकिन इन्होंने इधर लिखा हुआ है कि जो कार्डियक आउटपुट होती है वो इंक्रीज़ हो जाती है। कि हम उन्होंने लिखा है कि लेफ़्ट साइड पर अगर साइड लाइन करके लेटे हैं और यूट्रस हैज़ एटलीस्ट प्रेशर ऑन एओर्टा, और फिर यूट्रस कम प्रेशर डालती है। ब्लड प्रेशर डिक्रीजेज इन द फर्स्ट 3 मंथ्स। और बीपी अगर देखा जाए तो वो पहले 3 महीनों के अंदर कम हो रहता है। स्टिल डिक्रीजेज बाय द 5 मंथ्स। 5 मंथ्स में भी अगर पहुंच जाए तभी वो बीपी कम हो रहा होता है। देन राइजेज एंड बिकम्स नॉर्मल बाय 6 वीक्स आफ्टर डिलीवरी। तो डिलीवरी के बाद फिर वो नॉर्मल हो जाता है, थोड़ा राइज हो जाता है, वरना बीपी लो रहता है। तो हमने इस कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में क्या देखा, कि हमने देखा कि ब्लड वॉल्यूम 2 लीटर ज़्यादा हो गया था ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। एक तो ब्लड वॉल्यूम ज़्यादा हो गया था, फिर हमने कहा कि प्लाज्मा वॉल्यूम ज़्यादा हो रहता है, प्लाज्मा ज़्यादा हो रहा होता है आरबीसीज़ की निस्बत, जिसकी वजह से फिजियोलॉजिकल अनीमिया हो जाता है। फिर वेनस प्रेशर की भी बात कर दी, वो वेनस प्रेशर ज़्यादा हो गया क्योंकि वो जो फीमेल खड़ी होती है तो यूट्राइन का साइज़ ज़्यादा लग रहा है, उसको ज़्यादा एफर्ट करके ज़्यादा प्रेशर लगा कर ऊपर आना पड़ता है, ठीक है, ब्लड को, और हार्ट के लेवल तक जाना होता है। तो वेनस प्रेशर उसका ज़्यादा हो गया। और जो इन्फीरियर वेना कैवा की बात की, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में जो इन्फीरियर वेना कैवा होता है उसके ऊपर प्रेशर लग रहा होता है। अगर वो सीधा लेटे, हार्ट का साइज़ देखा कि वो ज़्यादा हो जाता है, हार्ट का एलिवेट भी हो जाता है, और उसका जो बीट्स पर मिनट है, हार्ट का जो रेट है, कितनी रफ्तार से वो चल रहा है, 10 से 20 बीट्स पर मिनट होते हैं, वो भी ज़्यादा हो गई थी। और कार्डियक आउटपुट ज़्यादा कैसे की जा सकती है, लेफ़्ट साइड पे उन्होंने कहा लेट के, और यूट्रस हैज़ एटलीस्ट प्रेशर ऑन द एओर्टा होता है। और हमने क्या देखा कि बीपी कम होता है फर्स्ट 3 मंथ्स के अंदर, स्टिल डिक्रीज विद द 5 मंथ्स, एंड देन राइजेज हो जाता है और नॉर्मल हो जाता है। एमएसके सिस्टम की अगर हम बात करें तो मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम की बात कर रहे हैं वो, तो इसके अंदर उन्होंने हमारे एब्डोमिनल मसल्स की बात की है जी। है जो फीमेल के एब्डोमिनल मसल्स होते हैं वो स्ट्रेच हो जाते हैं और मसल कंट्रैक्शन इज़ डिक्रीज्ड, शिफ्ट ऑफ सेंटर ऑफ द ग्रेविटी इज़ डिक्रीज्ड। तो क्या उसने बताया है जी, एब्डोमिनल मसल स्ट्रेच, जाहिर सी बात है वो कंट्रैक्टेड तो है नहीं। अगर आप पेट के मसल देखें फीमेल के तो वो स्ट्रेच हुए होते हैं, इलॉन्गेट हुए होते हैं, लंबे हुए होते हैं, स्ट्रेच हुए होते हैं, और कंट्रैक्शन तो उधर कम हो जाती है, इसलिए जो शिफ्ट ऑफ द जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है वो ज़रा डिक्रीज़ होता है। और लिगामेंट स्ट्रेंथ इज़ डिक्रीज बिकॉज ऑफ चेंज इन रिलैक्सिन एंड प्रोजेस्टेरॉन लेवल। और फिर जो लिगामेंट की स्ट्रेंथ है वो भी कम हो गई है। एक तो हमने देखा वो स्ट्रेच कंडीशन में है, कंट्रैक्शन कोई नहीं है, शिफ्ट जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी का जो शिफ्ट होनी थी उसने वो कम है। और फिर जो लिगामेंट की स्ट्रेंथ है, लिगामेंट की भी जो स्ट्रेंथ है वो कम है, और उन्होंने वजह भी बता दी है क्योंकि रिलैक्सिन और प्रोजेस्टेरॉन के लेवल के अंदर चेंजेस आ रही होती हैं। तो ये बातें हमने एमएसके में देखी।
जॉइंट बिकम्स हाइपर मोबाइल विच लीड्स टू द जॉइंट एंड लिगामेंट इंजरी। तो फिर उसने हमें बता दिया है कि जो जॉइंट है वो हाइपर मोबाइल हो जाता है, ठीक है। और अगर कोई चीज़ हाइपर मोबाइल हो तो फिर उधर इंजरी का भी खदशा होता है, वहाँ पर डैमेज हो सकता है, जैसे कि बैक के ऊपर जो जॉइंट्स हैं या पेल्विक या लोअर लिम्ब हाइपर मोबाइल हो जाता है। फिर पेल्विक फ्लोर मसल्स की बात की है, मस्ट टेक वेट ऑफ द यूट्रस एंड द पेल्विक फ्लोर ड्रॉप्स बाय 1 इंच। पेल्विक फ्लोर भी ड्रॉप कर जाता है 1 इंच पे। मे बी स्ट्रेच्ड टॉर्न ड्यूरिंग द बर्थ प्रोसेस। तो ये भी स्ट्रेच हो सकता है, पेल्विक फ्लोर स्ट्रेच हो सकता है, थोड़ा सा टॉर्न हो सकता है, टियर हो सकता है ड्यूरिंग बर्थ प्रोसेस। तो हमने क्या देखा, हाइपर मोबिलिटी देखी, पहले हमने लिगामेंट्स की स्ट्रेंथ देखी कम हो गई थी इन दो हार्मोन्स की वजह से। फिर हमने कहा कि जॉइंट भी हाइपर मोबाइल है, जॉइंट हाइपर मोबाइल है जिसकी वजह से क्या हो रहा है जी, जॉइंट और लिगामेंट इंजरी हो सकती है। फिर हमने पेल्विक फ्लोर मसल्स की बात की कि पेल्विक फ्लोर मसल्स क्या कर रहे होते हैं, उन पे वज़न होता है यूट्रस का सारा। और जो पेल्विक फ्लोर मसल्स है, पेल्विक थोड़ा सा ड्रॉप भी करता है, 1 इंच पेल्विक ड्रॉप आता है, और वो स्ट्रेच भी हो जाता है और वो टॉर्न भी हो सकता है। द डिग्री ऑफ इंसियन इन द पेरिनियल बॉडी इज कॉल्ड एपिसियोटमी। एपिसियोटमी क्या होती है जी, एपिसियोटमी की एक डेफिनेशन है, उन्होंने बता दी है कि जो पेरिनियल बॉडी होती है, पेरिनियल जो एरिया है उधर अगर इंसियन किया जाए, कितना इंसियन लगा रहे हैं उस हिसाब से एपिसियोटमी होती है। अब इंसियन की भी डिग्रीज होती हैं, 4 डिग्री इन्होंने यहाँ पर बताई हुई हैं। फर्स्ट डिग्री जो इंसियन है, जो कट है, वो अगर सिर्फ 1 डिग्री का है तो फर्स्ट डिग्री इज़ ओनली स्किन, तो सिर्फ स्किन पे कट लगता है, ठीक है, जिसको छोटा ऑपरेशन और बड़ा ऑपरेशन काइंड ऑफ थिंग्स कहते हैं। पेरिनियम जो एरिया होता है वेजाइना और रीजन पे कि उसके करीब, तो ये उन्होंने हमें बताया है कि फर्स्ट डिग्री है तो वो सिर्फ स्किन पे लगेगा, ठीक है। सेकंड डिग्री है तो वो इंक्लूड द अंडरलाइंग मसल, फिर अब मसल इन्वॉल्व हो गए हैं तो वो सेकंड डिग्री आ जाता है। और थर्ड डिग्री एक्सटेंड्स टू द एनल स्फिंक्टर। थर्ड डिग्री में एनल, पहले में स्किन, फिर मसल, फिर एनल स्फिंक्टर, और चौथे में टीयर लगता है जी रेक्टम पे। फिर pudendal nerve gets stretched when the baby's head comes out of the birth canal during second stage of the labor। फिर एक जो नर्व है प्यूडेंडल नर्व होती है, उसने कहा कि वो स्ट्रेच हो सकती है जब बेबी का हेड बाहर निकलता है ड्यूरिंग द, मतलब बर्थ कनाल से वो बाहर निकल रहा होता है डिलीवरी के दौरान, सेकंड स्टेज लेबर उसने बात की है। तो प्यूडेंडल नर्व के ऊपर स्ट्रेच आ सकता है बेबी का हेड जब comes out of the birth canal during the second stage of the labor, so affects both muscles and the nerves। तो pudendal nerve क्या कर रही होती है, pelvic floor की नर्व है ये, तो उधर जो मसल्स हैं और जो बाकी नर्व्स हैं उनके ऊपर अफेक्ट आता है जी। हमारा बहुत थोड़ा रह गया, थर्मो रेगुलेटरी सिस्टम रह गया और ये 2 रह गए हैं बस, ठीक है जी। थर्मो रेगुलेटरी सिस्टम क्या होता है, जो टेम्परेचर वगैरह कंट्रोल कर रहा है या जो भी, तो बेसल मेटाबॉलिक रेट एंड हीट प्रोडक्शन इंक्रीजेज टू 300 किलो कैलोरीज पर डे। तो जो मेटाबॉलिक रेट है, जो मेटाबॉलिज्म का रेट है वो, और जो हीट प्रोड्यूस हो रही होती है वो भी बढ़ जाती है, ठीक है। अगर प्रेग्नेंट फीमेल की जो बॉडी भी हाथ लगा के आप देखें तो वो गर्म होती है, उसका जो हीट प्रोडक्शन है, उसका मेटाबॉलिज्म है वो तेज़ हुआ हुआ है, उसकी जो हीट प्रोडक्शन है वो ज़्यादा है। और कितनी ज़्यादा है जी, 300 किलो कैलोरीज पर डे के हिसाब से, टू मीट द मेटाबॉलिक नीड्स ऑफ द प्रेगनेंसी। फिर द फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल्स विल बी लेस। अगर उसका फास्टिंग ग्लूकोज लेवल चेक किया जाएगा सुबह खाली पेट, जब उसका ग्लूकोज चेक किया जाएगा तो वो कम ही होगा, उसके शुगर लेवल कम ही होगा वो। आखिरी 2 चीज़ें रह गई हमारे पास, पोस्चर और बैलेंस चेंजेस। पोस्चर में क्या चेंजेस आ रही होती हैं और बैलेंस में क्या चेंजेस आ रही होती हैं। तो लिखा हुआ है जी, सेंटर ऑफ द ग्रेविटी शिफ्ट्स अपवर्ड एंड फॉरवर्ड बिकॉज ऑफ द इनलार्जमेंट ऑफ द यूट्रस एंड द ब्रेस्ट। अच्छा, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अंदर उसने बता दिया है कि सेंटर ऑफ द ग्रेविटी थोड़ा सा ऊपर की तरफ जाएगा और थोड़ा फॉरवर्ड जाएगा, ठीक है। शिफ्ट्स अपवर्ड, थोड़ा ऊपर जाएगा, और थोड़ा फॉरवर्ड सामने आएगा बिकॉज ऑफ द इनलार्जमेंट ऑफ द यूट्रस एंड द ब्रेस्ट, क्योंकि यूट्रस का साइज़ भी बढ़ चुका है, ब्रेस्ट का भी साइज़ बढ़ चुका है, इसलिए जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी था वो थोड़ा सा अपवर्ड आ गया, थोड़ा फॉरवर्ड की तरफ मूव कर गया। जो शोल्डर गिर्डर होते हैं गेट्स प्रोटेक्टेड, ये हाथ लगाने से ख़राब हो जाता है, सॉरी। अच्छा जी, जो शोल्डर गर्डर होते हैं वो क्या हो जाएंगे, वो प्रोटेक्टेड हो जाते हैं यहाँ पर एक्सट्रीमिटी इंटरनल रोटेशन बिकॉज ऑफ ब्रेस्ट इनलार्जमेंट। अच्छा, तो अब चूँकि साइज़ ऑफ ब्रेस्ट बड़ा हो जाता है, साइज़ इनहेंस हो जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है, तो जो फीमेल होती है वो राउंडेड शोल्डर में रहती है, उसको ये वाला पोस्चर ईजी लगता है टू अडाप्ट, तो वो प्रोट्रैक्टेड करके रखती है अपने आगे की तरफ, आगे वाले मसल्स शॉर्टन हो जाएंगे, आगे जो पैक मेजर मसल है वो शॉर्ट हो जाएगा, वो टाइट हो जाएगा, क्योंकि वो काफ़ी देर से राउंडेड शोल्डर उसको अपनाए रखे हुए है उसने, तो आगे से वो प्रोटेक्टेड हो जाएगी
शोल्डर गर्डर उसका जो प्रोटेक्टेड होगा, और इंटरनल रोटेशन उसने की होगी बिकॉज ऑफ द ब्रेस्ट इन्लार्जमेंट की वजह से। तो अगर उसने ये बात की है कि जो पेक्टोरलिस मसल होंगे, पेक मेजर माइनर, वो टाइट हो जाते हैं, जबकि जो स्कैपुलर मसल्स हैं वो वीक हो जाएंगे। कितनी देर वो लेंथन रह के, पीछे वाले मसल्स लेंथन रह के पीछे वाले मसल्स वीक हो गए, स्कैपुलर मसल्स वीक हो जाएंगे, जबकि आगे वाले मसल्स टाइट हो जाएंगे। इसके अलावा और क्या सेंटर ऑफ ग्रेविटी और इसके अंदर चेंजेस आ रही होती हैं पोस्चर के अंदर। जो सर्वाइकल लॉर्डोसिस तो होती है, लेकिन वो भी इन्हांस हो जाती है। इन दी अपर सर्वाइकल स्पाइन तो फॉरवर्ड हेड पोस्चर डेवलप हो जाता है। तो जो गर्दन के ऊपर जो लॉर्डोसिस होती है वो इंक्रीज़ हो जाती है इन दी अपर सर्वाइकल स्पाइन, ठीक है। और एक फॉरवर्ड हेड है तो सर्वाइकल लॉर्डोसिस भी इंक्रीज़ होगी, लंबर पे जो लॉर्डोसिस है वो भी इंक्रीज़ हो जाती है फॉर द शिफ्ट ऑफ द सेंटर ऑफ द ग्रेविटी। ये दो चीज़ें हो जाती हैं। फिर नी क्या हो जाते हैं, हाइपर एक्सटेंडेड हो जाते हैं फॉर द चेंज इन द सेंटर ऑफ द लाइन ऑफ द ग्रेविटी, क्योंकि वो जो चेंज आ गया है लाइन ऑफ ग्रेविटी की वजह से, तो वो हाइपर एक्सटेंडेड रहेंगे। तो हमने सर्वाइकल पे भी बात कर दी, लंबर लॉर्डोसिस की भी बात कर दी, नी को वो हाइपर एक्सटेंडेड कर दिया। फिर जो वेट होता है वो शिफ्ट हो जाता है टुवर्ड्स द हील। फिर जो सारा वज़न होता है वो किधर चला जाता है, हील पे चला जाता है। एंड ब्रिंग द सेंटर ऑफ द ग्रेविटी प्रोस्टीरियरली, क्योंकि हमने कहा कि सेंटर ऑफ द ग्रेविटी क्योंकि आगे चली गई होती है, अपवर्ड चली गई होती है, उसको नॉर्मल करने के लिए या उसको ठीक करने के लिए सारा वज़न फीमेल के जो हील होती है उसके ऊपर चला जाता है। अगर हील पे वज़न ले लेती है और सेंटर ऑफ द ग्रेविटी उसका थोड़ा पीछे आ जाता है। इसके अलावा जो चाइल्ड केयर होती है आल्सो काजेज़ फॉल्टी पोस्चर, बच्चे को केयर करना, उसके सारे काम देखना, उससे भी फॉल्टी पोस्चर हो जाता है। सो करेक्शन मस्ट बी एम्फसाइज्ड एट द अर्लीस्ट, तो शुरू में ही करेक्शन कर लेनी चाहिए। तो इसके अंदर हमने पैक मेजर की बात की, शोल्डर्स के प्रोटेक्टेड होने की बात की, ठीक है, शोल्डर प्रोटेक्टेड होने की बात की, पैक मेजर की बात कर दी, सर्वाइकल लॉर्डोसिस, लंबर लॉर्डोसिस, ये सब चीज़ें हमने इधर से देख ली हैं कि ये सब चीज़ें उन्होंने यहाँ पर बताई हुई हैं। नी हाइपर एक्सटेंडेड देख लिया हमने। फिर आखिरी जो हेडिंग हमारे पास रह जाती है वो आ जाती है हमारे पास बैलेंस। तो वुमन वॉक्स विद द वाइडर बेस ऑफ सपोर्ट, वुमन अपनी आसानी के लिए फिर वो टांगे जिसको कहते हैं खोल के, वाइड जो बेस ऑफ सपोर्ट होती है उससे चलती है, इंक्रीज़ हो जाती है उसकी एक्सटर्नल रोटेशन एट द हिप्स। तो एक्सटर्नल रोटेशन उसकी हिप्स के ऊपर इंक्रीज़ हो जाती है, वो वाइडर बेस ऑफ सपोर्ट इस्तेमाल कर रही है, इंक्रीज़ हो गई उसकी एक्सटर्नल रोटेशन एट द हिप्स। और जो एक्टिविटीज़ होती हैं जैसे कि चलने फिरने में, स्टूपिंग में, स्टेयर क्लाइंबिंग करने में, लिफ्ट चीज़ें उठाने में और रीचिंग करने में, चीज़ें पकड़ने में, उसका फिर ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है। तो ये हमारा लेक्चर था। आई होप से हमें ठीक से कवर हो गया होगा इंशाल्लाह ताला। एंड कीप मी इन योर प्रीशियस प्रेयर्स। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज़।